You are welcome in the class of economics of plus 2, and we are doing the lesson theory of consumer behavior. उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत जो अपनी पहली बुक है उसका ये सेकंड चैप्टर है और सेकंड चैप्टर का ये सेकंड एंड लास्ट पार्ट है। तो आइए जरा इसको शुरू करते हैं। इससे पहले हम, अगर आपको याद हो तो, पढ़ चुके हैं बजट रेखा के बारे में, बजट लाइन, इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसको एक बार और देख लेते हैं। यह तो वस्तुओं के उन विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए बजट तथा कीमतों पर खरीदे जा सकते हैं। A budget line represents those possible combinations of two goods that can be purchased with given budget and prices. तो बजट रेखा क्या है? ये एक ग्राफ है और ये ग्राफ हमें क्या बताता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति की कोई निश्चित आय है और उस निश्चित आय से वो केवल दो ही वस्तुएं खरीद सकता है। जैसे कि हमने इससे पहले भी बात की थी, उपभोग की संभावनाएं जब हमने पढ़ा था, तो उसी उपभोग की जो संभावनाएं हैं, जो हमने सेट्स बनाए थे, उनको जब हम एक ग्राफ से दर्शाते हैं, एक रेखा से, लाइन से दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम बजट रेखा कहते हैं। ये जो आपके सामने पिक्चर है, ये बजट लाइन की पिक्चर है। आइए इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं, ये किसके बारे में है। तो ये, सॉरी दिस इज नॉट बजट लाइन, ये बजट लाइन है। इसके अंदर हमने क्या किया है, क्या अजम्पशंस है हमारी, कि जो पर्सन है उसकी इनकम है 200 रुपीज और उसके पास ऑप्शन दो ही है, या तो वस्तु ए को खरीदे या वस्तु बी को खरीदे। ये चीज ध्यान रखना है कि हमारे पास ऑप्शन कितने हैं। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, वस्तु ए या वस्तु बी, गुड ए एंड और गुड बी। अब गुड ए है, उसका ये प्राइस है 2 रुपीज पर यूनिट, मतलब एक यूनिट, एक वस्तु खरीदने के लिए जो ए प्रकार की कोई भी वस्तु है, हमें 2 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 रुपए आमदनी में हम उसकी 100 वस्तुएं खरीद सकते हैं। कौन सी? ए वाले। दूसरी जो गुड बी है, जो वस्तु बी है, उसका प्राइस है ₹5 पर यूनिट, 5 रुपए की एक आती है। 5 रुपए की एक आती है तो 200 रुपीज में हम कितनी खरीद पाएंगे? 40। तो अब जो हमारे सेट थे वो क्या है कि वो खरीद सकता है 40 वस्तुएं बी की, लेकिन इस केस के अंदर वो वस्तु ए कुछ भी नहीं खरीद पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा उसको। अगर वो 20 वस्तुएं खरीदता है, कौन सी? बी वाली, तो बताइए 100 रुपए की वस्तुएं आ गई, कितने बचे? 100 रुपए। 100 रुपए की 50 ए वाली खरीद सकता है। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप कंफ्यूज मत होना कहां से आ रहे हैं। निकाल कर देख लीजिए कि अगर उसके 50 वस्तुएं खरीदनी है ए वाली तो 100 रुपए लगेंगे और 20 वस्तुएं खरीदनी है, कहने का मतलब है जो भी ऑप्शन है इनकी कुल कीमत 200 रुपए रहेगी। यहाँ पे देखिए इसके बराबर में लिखा है, चाहे वो कितनी भी वस्तुएं खरीदे, 200 रुपए से ज्यादा वो नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 75 यूनिट्स खरीदता है वो गुड ए की, तो गुड बी की खरीद पाएगा वो 10 यूनिट्स। एंड फोर्थ ऑप्शन के अंदर वो 100 यूनिट्स परचेज करता है गुड ए की। अगर वो 100 कर लेता है तो उसके 200 रुपीज यहीं लग गए, एग्जॉस्ट हो गए, तो बी की कुछ भी नहीं खरीद पाएगा। तो इन कॉम्बिनेशंस और इनके अलावा जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस है उनको रिप्रेजेंट करती है ये बजट लाइन और प्राइस लाइन, जो ये आपको रेड कलर में दिखाई दे रही है। तो इसके ऊपर ये जो पॉइंट है यहाँ वाला, ये क्या दर्शाता है? ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इस कॉम्बिनेशन को। गुड बी उसने परचेज की 0 और गुड ए परचेज की 100, ये देखिए। और जो ये बिल्कुल एंड पॉइंट इधर वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सबसे पहले कॉम्बिनेशन को।
उसने गुड ए कुछ भी नहीं खरीदी। अब आपको इतना तो ग्राफ देख के समझ आता होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं गुड ए की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे हम राइट जा रहे हैं गुड बी की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो रही है। देखिए यहाँ से 10, 20, 30, 40, तो जैसे जैसे हम इधर जाएंगे बी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ए इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब जैसे है यहाँ पर ए मैक्सिमम है, जैसे ही नीचे आएंगे ए डिक्रीज होने लग जाएगी। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो ये लाइन आप ध्यान से देखो थोड़ी थोड़ी इधर भी मूव हो रही है। इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे आएंगे बी इंक्रीज होगा और ए डिक्रीज होगा। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो यहाँ का है 75 और 10। ये नीचे एक्चुअली थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गई है। ये पॉइंट है 75 एंड 10। 75 खरीदता है वो ए की और 10 खरीदता है बी की। उसके बाद हमारा पॉइंट है 50 एंड 20। 50 खरीदी उसने कौन सी, इधर वाली, और नीचे 20 वाली इधर यहाँ पे आएगा। ग्राफ की थोड़ी सी जो नीचे वाले एक्सिस है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। आप बिल्कुल एग्जैक्टली मैट्रिक पर मत जाना, जो लिखा हुआ है उसे समझिए। तो इसे ही हम बजट लाइन बोलते हैं। बजट लाइन क्या करती है, अब इनके अलावा, अब आप देखिए इनके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशन है इसके ऊपर, चाहे ये पॉइंट हो चाहे ये पॉइंट हो, ये क्या बताते हैं, ये 200 रुपीज में कितनी ए और कितनी बी खरीद सकता है, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब आगे चलते हैं, और इसके बाद जब हम देखेंगे हमारे पास आती है बजट रेखा। दो चीजें और बताती है हमें, फिजिबल रीजन्स और नॉन फिजिबल रीजन, संभाव्य क्षेत्र और असंभाव्य क्षेत्र। ये क्या होते हैं, ये भी हमें ग्राफ से ही पता चलेंगे। संभाव्य क्षेत्र जिसे कि हम फिजिबल रीजन बोलते हैं, जो कि एक मिनट, ये जो यहाँ पर है फिजिबल रीजन, इसका मतलब वो एरिया ग्राफ के अंदर, वो पॉइंट्स जहां वो कॉम्बिनेशन बनते हैं जो हम अपनी गिवन इनकम, जो दी हुई आमदनी है उसके अंदर हम परचेज कर सकते हैं। असंभाव्य क्षेत्र ऐसा एरिया है जहां वो कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जिसे हम परचेज नहीं कर सकते हैं। इनको अभी दिखाते हैं हम आपको, जस्ट अ मिनट। ये जो ग्राफ है बिल्कुल सेम वही वाला ग्राफ है। इसके अंदर ये हमारी बजट लाइन है, ए से लेके इधर बी गुड्स है, इधर ए गुड्स है। तो ये जो रेखा है, ये जो लाइन है, ये बजट लाइन है। तो इसके अंदर जो ये व्हाइट वाला एरिया है, यहां से ऐसे, सॉरी, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इनके बीच में ये जो एरिया आया है यहाँ वाला, ये सारा क्या है, फिजिबल कॉम्बिनेशन से या फिजिबल रीजन है। 200 रुपए के अंदर, जैसे यहाँ एक पॉइंट था अगर आपको याद हो तो 50 और ये 20 वाला, यहाँ पे मान लीजिए 20 है। तो इस एरिया के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन आएगा, मान लो यहाँ पे बनता है 60 का और 10 का, 60 ए वस्तुएं और 10 बी वस्तुएं। यहाँ निकाल के देखिए, अगर वो 60 ए वस्तुएं खरीदता है तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 120। अगर आपको याद हो तो ए जो गुड है वो 2 रुपए की एक है। बी खरीदता है 10 और बी कितने की है, 5 रुपए की, तो 10 कितनी आ जाएगी, 50 की। कुल मिलाकर हुए 170 रुपीज, जो कि 200 रुपए से कम है, 200 रुपए से कम है। तो यहाँ इस एरिया के अंदर जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो हम अपनी गिवन इनकम में खरीद सकते हैं। इसीलिए इसे संभाव्य, जिसकी संभावना है वो,
या फिजिबल रीजन कहते हैं। और ये जो ग्रे ग्रे मैंने कर रखा है ये है, और इसके बाहर वाला जितना सारा वो है नॉन फिजिबल रीजन। लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट अपने को दिखाता है 70 ए वस्तुएं और 40 बी गुड्स। अगर वो 70 ए खरीदता है, आप जरा प्राइस बताइए कैलकुलेट करके कितना होगा, 140 रुपीज, और बी खरीदता है वो 40, इनका प्राइस होगा 200 रुपीज। कुल मिला के अपने बनते हैं 340 रुपए, जो कि बहुत बहुत ज्यादा है 200 से। तो यहाँ पर कोई भी कॉम्बिनेशन वो खरीद नहीं पाएगा, तो यहाँ खरीदने की संभावना नहीं है, इसीलिए इसे असंभाव्य क्षेत्र कहते हैं, यानी कि नॉन फिजिबल, फिजिबल ही नहीं है, इतने पैसे उसके पास नहीं है। तो आपको ये समझ आ गई होगी कि जो ग्राफ है ये हमें वो एरिया भी देता है कि वो फिजिबल है या नॉन फिजिबल है। आइए इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब बात आती है उपभोक्ता की प्राथमिकताएं या अधिमान, प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। अब उपभोक्ता किसको प्राथमिकता देता है, यहाँ हम जो भी एग्जांपल्स करेंगे इसके अंदर ये बात ध्यान रखेंगे, हम दो ही वस्तुएं खरीद रहे हैं और दो वस्तुएं ऐसी है कि उनके या तो एक वस्तु को ले ले या दूसरी को ले ले या कुछ कॉम्बिनेशंस ले ले, जैसा कि हम पढ़ते आए हैं। तो हमने एक टर्म की थी उपयोगिता, यूटिलिटी, जो उसको संतुष्टि प्रदान करती है। तो हमने यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशंस लिए हैं। कॉम्बिनेशंस कौन से हैं, ए बी सी डी। अब पहले में कॉम्बिनेशन के अंदर क्या है कि वो एक सेब लेता है और 10 संतरे खरीदता है। एक सेब उसने खरीदा और 10 संतरे उसने लिए। दूसरा कॉम्बिनेशन है कि वो 3 संतरे छोड़कर और एक सेब और ले लेता है, 2 सेब और 7 संतरे। एक अगले कॉम्बिनेशन के अंदर 3 सेब और 5 संतरे ऑरेंजेस, और 4 सेब और 4 संतरे, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। ये इसके कॉम्बिनेशन है। तो अगर आप देखेंगे तो पहला कॉम्बिनेशन है 110 का, दूसरा है 27 का, तीसरा है 35 का और फोर्थ है 44 का। अब ये जो 4 कॉम्बिनेशन है इनके ऊपर जो उपभोक्ता है वो किसी को भी ले सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ये कॉम्बिनेशंस की उपयोगिता उसके लिए बराबर है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर वो एक सेब और 10 संतरे लेता है तो भी उतनी उपयोगिता है। अगर वो 3 संतरे छोड़कर, और यहाँ पर आपने देखो ये जो एक सेब ज्यादा ले लिया है, एप्पल एक एक्स्ट्रा परचेज किया, तो ये दोनों उसके लिए बराबर है। असल में ये जो चारों सेट हैं उसके लिए वो तटस्थ है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनडिफरेंस सेट है, इसका अर्थ आप समझ चुके होंगे कि इनमें से कोई भी सेट वो ले ले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यही प्रयोग है जो हमने पहले किया था। इसमें एक चीज ध्यान रखना, इसको एमआरएस भी बोलते हैं, जो ये है इसको एमआरएस लॉ भी बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन करना, किसी वस्तु को बदल देना। तो जो हमारा सेट एक था उसके अंदर क्या था, एक सेब एप्पल और 10 ऑरेंजेस, एक सेब था और 10 संतरे थे। तो नेक्स्ट के अंदर क्या होता है, एक सेब बढ़ जाता है और 3 संतरे कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक सेब हमने बढ़ाया है उसके लिए कितने संतरों का त्याग किया, 3 का। दूसरी बार जब हमने नेक्स्ट एप्पल लिया उसके लिए हमने कितना त्याग किया, केवल 2 एप्पल्स का है। और तीसरे के अंदर यहाँ पे देखिए 5 से हमने 4 संतरे खरीदे और 3 से 4 सेब खरीदे। एक सेब एक्स्ट्रा खरीदने के लिए हमने त्याग क्या किया, जिसको सब्स्टिट्यूट किया, केवल एक संतरे को। अब यहाँ पे सबसे पहले आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी हम पढ़ चुके हैं पहले भी, या इसको बोलते हैं उपयोगिता। जब कोई वस्तु की पहली यूनिट खरीदता है, बिल्कुल पहली, तो उसकी
उपयोगिता किसी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा होती है, जैसे ही उसकी दूसरी यूनिट खरीदता है उसकी उपयोगिता थोड़ी कम हो जाती है। इसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। अगली यूनिट के लिए उपयोगिता और कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी ही बात है, मान लीजिए आप बिल्कुल प्यासे आए हैं बाहर से घर के अंदर गर्मी के अंदर, और घर पे शिकंजी बनी हुई है, आपको एक छोटी सी गिलास में दी जाती है। जो पहली गिलास आप शिकंजी की पिएंगे वो आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि देगी, दूसरी गिलास थोड़ा संतुष्टि का लेवल कम हो जाएगा, आपको इतना मजा नहीं आएगा जितना पहली गिलास पीने में आया था। और इसी प्रकार तीसरी गिलास का और मजा, मान लीजिए छोटी छोटी गिलास है, आप 5 गिलास पी सकते हैं, तो जब तक हम 5वीं गिलास तक पहुंचेंगे तो जो आपकी संतुष्टि है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो सेब था, पहला जो सेब आपने खरीदा, उसकी उपयोगिता, उसकी संतुष्टि आपको बहुत ज्यादा संतुष्टि देता है। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सेब लेने के लिए आप 3 संतरे कम कर सकते हैं, आपको सेब इतना अच्छा लगता है। लेकिन अगला सेब जब आप लेंगे तो आप 3 संतरे नहीं देंगे, केवल 2 ही संतरे देंगे। सॉरी, क्योंकि अब जैसे जैसे आपके पास मात्रा बढ़ती जाएगी आपकी उपयोगिता उस वस्तु के लिए कम होती जाएगी। अब आपने जैसे ही चौथा एक एक्स्ट्रा सेब यहाँ पे ऐड किया, उसके लिए आपने कहा नहीं भाई अब तो एक ही संतरा दूंगा, ज्यादा नहीं। यहाँ पे आप 3 संतरे देने को तैयार है, अगली बारी में 2 देने को तैयार है, अगली बारी में 1 देने को तैयार है। इसके बाद हो सकता है आप मना ही कर दें, नहीं भाई मैं और संतरे नहीं दूंगा, बस इतने ही। तो अब आप देखिए यहाँ पर दर, यहाँ पे जो मेन या प्रमुख शब्द है वो दर यानी कि रेट। किस दर पर ये प्रतिस्थापन कम हो रहा है? पहले हमने 3 संतरे त्यागे, फिर 2, फिर 1, तो जो प्रतिस्थापन है उसकी दर कम होती जा रही है। ये चीज ध्यान से देखिए, दर कम होती जा रही है। दर होने का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे होता, हम पहले सेब के लिए भी 3 संतरे करते, अगला सेब के लिए भी 3 संतरे करते, अगले सेब के लिए भी 3 संतरे त्याग देते, तो ये दर वही है, यहाँ पे दर कम नहीं हुई। हम हर एक संतरे के लिए हर एक एप्पल के लिए उतने ऑरेंजेस देने के लिए हर समय तैयार हैं। आप मुझे एक एप्पल दो, मैं आपको 3 संतरे दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप देखिए, आपने पहला एप्पल दिया उसके लिए मैंने आपको 3 संतरे दे दिए, जब मैंने दूसरा एप्पल मांगा तो उसके लिए मैं आपको 2 संतरे दूंगा, जब मुझे तीसरा एप्पल चाहिए तो बस भाई 1 ही ले ले। तो ये जो दर है प्रतिस्थापन, सीमांत प्रतिस्थापन, इसकी दर कम होती जा रही है, हमारी जो उपयोगिता है उस वस्तु के लिए कम होती जा रही है। इसके लिए उपयोगिता बढ़ती जा रही है। संतरे के लिए पहले हम 3 देने को तैयार थे, फिर हमने 2 दिए और आखिर में जाके हम 1 ही दे रहे हैं। नहीं भाई, अब हमारी यहाँ पे आके दोनों की उपयोगिता बराबर हो गई है, संतरे और सेब की। तो ह्रासमान क्योंकि कम हो रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की मात्रा बढ़ती है वैसे वैसे उसकी उपयोगिता कम होती जाती है। जैसे सेब की उपयोगिता हमारी कम होती गई है यहाँ पर, और जिसकी वस्तु की मात्रा कम होती जाती है उसकी उपयोगिता बढ़ती जाती है, उसकी यूटिलिटी हमारे लिए बढ़ती जाती है। तो ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आपको समझ आ गया होगा दर क्यों कहा है, क्योंकि जिस रेट पे ये आपको उपयोगिता है वो बहुत जल्दी से कम भी हो जाती है और बहुत जल्दी से बढ़ भी जाती है हर एक यूनिट के साथ। अगली इकाई के साथ आपने पहली इकाई ली तो उस इकाई की जो उपयोगिता थी वो ज्यादा थी, नेक्स्ट इकाई आप लेते हो तो उसकी उपयोगिता कम हो जाती है, और नेक्स्ट की और भी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने एक लिया है, और ये एग्जाम्पल आपको जब हम ये सारा चैप्टर कर लेंगे तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। आपके सामने ऑप्शन रखा जाता है, आपको एक बाइक और एक मोबाइल लेना है। आप कहते हो कि मुझे तो लेनी है बुलेट, तो घर वाले बोलते हैं भाई बुलेट ले ले पर फोन नहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन क्या कहते हो, भाई मैं बाइक ले लेता हूँ। फिर आप सोचते हो कि क्या किया जाए, फिर आपके मन में आता है कि भाई पल्सर ले लेते हैं, पल्सर भी एक अच्छी स्पोर्टी बाइक है।
तो आपकी फैमिली बोलते चल पल्सर ले ले, फिर फोन दिलाएंगे ये वाला जियो वाला छोटा सा जो होता है। फिर आपने सोचा भाई बाइक भी कम हो गई, फोन भी अच्छा नहीं मिला, फिर आप तीसरा ऑप्शन देखते हो कि स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर के साथ आपको छोटा सा कोई फोन, टच फोन, स्मार्टफोन आपको दिला दिया जाता है। फिर आप सोचते हो ना तो बाइक अच्छी है ना फोन अच्छा है, फिर आप आते हो, आप कहते हो मेरे को तो फोन ये वाला चाहिए, बढ़िया वाला, फुल टच सब कुछ, गेमिंग फोन। तो आप बोलते हो देख घर पे फिर स्कूटी आएगी, बाइक नहीं मिलेगी, सारे चला लेंगे उसको। फिर आप इनके बीच में कंफ्यूज होते हो। तो ये आपको वो कॉम्बिनेशंस है जिनके बीच में आप इनडिफरेंट हो। आप अगर बाइक बहुत अच्छी चाहते हो तो ये कॉम्बिनेशन लोगे, अगर आप फोन चाहते हो तो ये, मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन आप लो। अब इसी एग्जांपल को हम आगे यूज करेंगे जब हम इसकी उपयोगिता पढ़ेंगे। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं लग रहा है क्योंकि वस्तुएं बदल रही है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर वस्तुएं बदल रही है वो नहीं है, ये केवल मैंने आपको वो सेट्स दिखाए हैं जिनके बीच में कोई कंज्यूमर या कोई पर्सन है वो इंडिफरेंट है। वो अगर बुलेट लेना चाहता है, उसके मन में है बहुत अच्छी बाइक हो, तो वो फोन को छोड़ सकता है। अगर वो बहुत अच्छा फोन चाहता है तो बाइक के लिए थोड़ा कंप्रोमाइज कर सकता है। अब हम बात करते हैं अंधिमान समूह, इंडिफरेंस सेट। तटस्थता समूह जिसे हम बोलते हैं, यह दो वस्तुओं के संयोगों का समूह है जो उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्रदान करते हैं। जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया था, एक एप्पल 10 ऑरेंजेस, 2 एप्पल 7 ऑरेंजेस, 3 एप्पल 5 ऑरेंजेस, 4 एप्पल एंड 4 ऑरेंजेस, वो जो सारे सेट थे 4, उनके बीच में अगर आप इंडिफरेंट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बराबर संतुष्टि का प्रदान करते हैं, तो इन संयोगों को हम इंडिफरेंस सेट बोलते हैं। इट इज द सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ टू कमोडिटीज या गुड्स भी हम बोल सकते हैं, विच ऑफर अ कंज्यूमर द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो सबके लिए बराबर है, जो हमने अभी पीछे वाला एग्जाम्पल लिया था, ये भी, इसके अंदर भी अगर आप पहला सेट लेते हो या दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी लेते हो तो आप बराबर हो। और या फिर हमने जो एग्जांपल लिया था, सॉरी, ये वाला, अगर ए बी सी डी चारों सेट्स के अंदर हम इनडिफरेंट हैं तो ये हमारे लिए इनडिफरेंट सेट हो जाएगा। अब बारी आती है तटस्थता वक्र की, इंडिफरेंस कर्व। जब तटस्थता समूह का हम रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण करते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आइए देखते हैं क्या है वो। ये यहाँ पर एप्पल्स थे, आपको दिख रहा होगा 10 एप्पल, 8, 6, 4, 2, और यहाँ पर है ऑरेंजेस। तो ये जो ए पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 और 1 को। जो बी पॉइंट है आपको, सॉरी ये 10 है, ध्यान रखना, यहाँ पे है ये 7 और 2। आई थिंक यहाँ पे मैंने गड़बड़ कर ली थोड़ी सी, यहाँ पर एप्पल्स नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे ऑरेंजेस, और यहाँ ऑरेंज वाली जगह आएंगे एप्पल। ठीक है, तो ये 10 एप्पल्स 1 ऑरेंज, 7 एप्पल्स 2 ऑरेंज, और सी पे था आपके 5 एप्पल्स एंड सॉरी 5 ऑरेंजेस एंड 3। अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूं तो दोबारा सुनिए, 10 ऑरेंजेस 1 एप्पल, 7 ऑरेंजेस 2 एप्पल, 5 ऑरेंजेस 3 एप्पल, और यहाँ पर 4 ऑरेंजेस एंड 4 एप्पल्स। तो ये कर्व, इसके ऊपर अगर यहाँ पर कुछ मिलता है, मान लीजिए यहाँ पर मिलता है 9 ऑरेंजेस एंड 1.5 एप्पल्स, जो कि पॉसिबल नहीं है वैसे तो, लेकिन मान लीजिए वो काट के भी आपको दे सकता है, तो ये भी एक ऐसा लेवल है जिसपे आप इंडिफरेंट हो। यहाँ पे भी आप इंडिफरेंट हो, यहाँ पे आपको मान लीजिए मिलते हैं
6 and 2.5, 6 oranges and 2.5 एप्पल, 6 संतरे और 2.5 सेब मिलते हैं, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो कर्व है, ये जो रेखा बनी है, इसके ऊपर वो तटस्थ है, इंडिफरेंट है। इसको इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं और शॉर्टकट में इसको आईसी भी बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। तो ध्यान रखना कहीं पे आईसी आए तो उसका मीनिंग इंडिफरेंस कर्व होता है। तो वो वही समूह था, इंडिफरेंस सेट था, उसको हमने जब ग्राफ में दिखा दिया तो वो इंडिफरेंस कर्व बन गई। अच्छा, इस रेखा का क्या मतलब है? इसके ऊपर जो भी कॉम्बिनेशन है, चाहे ये वाला है, ए वाला या बी वाला, सी या डी, इनके ऊपर जो प्रश्न है उसकी जो उपयोगिता है वो बराबर है, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको यहाँ पे ये नहीं लगता कि मैं संतरे ज्यादा खा रहा हूँ या सेब मुझे कम मिले हैं, यहाँ उसको ऐसे नहीं लगता भी संतरे कम हो गए या सेब ज्यादा हो गए। सबके बराबर, सब पॉइंट्स पे उसको बराबर मजा आता है, बराबर संतुष्टि मिलती है। अब बात आती है तटस्थता मानचित्र की, इंडिफरेंस मैप। इससे पहले हमने पढ़ा था वो वक्र था, कर्व था। तटस्थता मानचित्र तटस्थता वक्र के एक समूह को व्यक्त करता है जब बहुत सारे हमारे पास कर्व्स हो। इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट्स अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। अभी चलिए वो दिखाते हैं, जब आप देखोगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा। ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर वो वाला है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इंडिफरेंस कर्व 2 जो थोड़ी देर पहले देखा था। ये एक नया है इसके ऊपर वाला और एक इससे नीचे। अब मान लीजिए ये ऊपर क्यों गया और ये नीचे क्यों है, इसका मैं एक रीजन बताता हूं। यहां पर हम खरीद रहे हैं एप्पल एंड ऑरेंजेस, लेकिन अगर मैं यहाँ पे हमारा क्या था, 10-1 से शुरू था, अगर यही यहाँ पे शुरू होता हो 20 और 3 से, कि 20 ऑरेंजेस एंड 3 एप्पल्स, 3 से भी हम ज्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पे अपने को संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। जो वक्र जितना ऊपर होगा वहां पे संतुष्टि या यूटिलिटी का जो लेवल है वो भी ज्यादा होगा, और जो नीचे होगा वो कम होगा। अब ये ऊपर नीचे क्यों जा सकते हैं, ये हमने पढ़ा था उत्पादन संभावना वक्र फर्स्ट लेसन के अंदर, अगर ध्यान हो तो, प्रोडक्शन कर्व। उसके अंदर हमने तकनीक या जो श्रम था उसकी बात की थी। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये ऊपर क्यों जा सकता है, हम यहाँ 20 क्यों खरीद सकते हैं या 3 क्यों खरीद सकते हैं? या तो मेरी इनकम इंक्रीज हो गई है, या क्या हुआ है, इनके प्राइसेस, इनके कीमतें कम आ गई है। कीमतें कम आ गई है तो हम ज्यादा खरीद सकते हैं, या मेरी इनकम ज्यादा हो गई है तो मैं ज्यादा खरीद सकता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले कर्व के ऊपर इनकम हो गई है कम, या फिर और है, या दोनों भी हो सकते हैं। मेरी आमदनी भी बढ़ गई हो, प्राइस भी कम हो गए, तो इस कारण से ये ऊपर गया है। अगर मेरी आमदनी कम हो गई है या कीमतें बढ़ गई है तो मैं कम खरीद पाऊंगा, तो ये वाला नीचे की तरफ खिसक गया है। यहाँ समझने का मतलब अर्थ केवल बात इतनी ही है कि जितना ऊपर जो वक्र होगा उसका अर्थ है वहां पे संतुष्टि ज्यादा है, नीचे वाले वक्र के अंदर संतुष्टि कम है। तो यहाँ सबसे ज्यादा नंबर 1 पर संतुष्टि, फिर कम संतुष्टि, सबसे कम संतुष्टि। जब बहुत सारे वक्र हम एक साथ रखें देखें तो उसे हम तटस्थता मानचित्र बोलते हैं। ये हो गया है। इसके बाद हम करते हैं तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं, प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहला इसका ऋणात्मक ढलान होता है, ये नेगेटिवली स्लोप्ड होती है। वक्र बिंदु की ओर उन्तोदर, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है, आपस में नहीं काटती, नेवर टच और इंटरसेक्ट। ऊंचा वक्र संतुष्टि का ऊंचा स्तर बताता है। हायर कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन। वक्र एक्स या वाई अक्ष को नहीं छूती, नेवर टच एक्स और वाई एक्सिस। इन सब के बारे में हमने पढ़ चुके हैं, मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि हम क्या क्या कर चुके थे।
ये था सबसे पहले इसका ढलान ऋणात्मक होता है। ये कोई ग्राफ है, ऐसे जब किसी का ढलान हो, मतलब ये जो कोण बनता है, ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो तो उसका ढलान हम नेगेटिव बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। और अगर ये हमारा ग्राफ है और ये रेखा है ऐसी या ऐसी या ऐसी, ये जो एंगल बनता है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर ये 90 डिग्री से कम होता है तो इसे हम बोलते हैं धनात्मक या पॉजिटिव स्लोप या ढलान। कि ये जो ढलान है ये पॉजिटिव है, ये जो ढलान है ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव क्यों है, एक मिनट में भी आपको बताता हूँ कि ये पॉजिटिव क्यों है। क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं और इन बिंदुओं में फर्क देखते हैं, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो ए बिंदु के बाद जैसे ही हम बी के ऊपर गए तो यहाँ पे एक्स, यानी कि ये मान लीजिए ए वस्तु है, ये हमारी बी वस्तु है, तो ए वस्तु में भी वृद्धि हुई, बी में भी वृद्धि हुई। जब बी बढ़ता है तो ए भी बढ़ता है, जब ए बढ़ता है तो बी भी बढ़ता है, दोनों वस्तुएं एक साथ बढ़ती है, दोनों वस्तुएं एक साथ कम होती है, इसीलिए हम इसे धनात्मक बोलते हैं। और ये जो हमारा ऋणात्मक होता है, जैसे हम इधर जाते हैं तो क्या होगा, बी बढ़ेगा, बी इंक्रीज होगा, बी विल इंक्रीज। लेकिन ए क्या होगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे लाइन क्या है नीचे की तरफ भी आ रही है, तो ए क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसीलिए हम इसको ऋणात्मक ढलान या नेगेटिव स्लोप बोलते हैं। आशा करता हूं कि ये चीज समझ आ गई होगी। दूसरी बात इसके अंदर लिखी हुई थी, अगर आप देखो तो मूल बिंदु की ओर उन्तोदर होती है, कॉन्वेक्स होती है। मतलब ये हमारा मूल बिंदु है, ये वाला, ये हमारा ओरिजिन है या इसे हम मूल बिंदु बोलते हैं। तो ये कर्व ऐसी होती है इस बिंदु की तरफ कॉन्वेक्स, ऐसी नहीं होती, ये कॉनकेव होता है, ऐसी होती है। इसका कारण आपको मैं एक स्लाइड में समझाता हूं। स्लाइड में मैं यही बता देता हूं, जो प्रतिस्थापन की दर थी वो दर बहुत तेजी से घटती है। मतलब पहले हम एक सेब के लिए 3 संतरे छोड़ने को तैयार थे, उसके बाद हम एक सेब के लिए 2 संतरे छोड़ने को तैयार थे, उसके बाद हम एक सेब के लिए 1 संतरा छोड़ने को तैयार थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले तो बहुत जल्दी से कम होती है, फिर धीरे धीरे कम होने लगती है, और धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी ये कभी यहाँ मिलेगी नहीं, ना ही कभी ऊपर मिलेगी। ऐसे आपको बात समझ आ गई होगी। देखिए मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ, काफी लंबा हो गया है ग्राफ के चक्कर में। इस लाइन और इस लाइन में क्या फर्क है, ये धीरे धीरे कम हो रही है और ये बहुत एकदम ज्यादा तेज से कम हो रही है, और ये लाइन बहुत ही धीरे धीरे कम हो रही है। तो अगर हम यहां देखें, शुरू में देखिए तो कुछ ऐसी लाइन बनती है और यहाँ पे ऐसी लाइन बनती है। तो पहले तो बहुत तेजी से कम होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होती है, इसी कारण ऐसा ग्राफ आता है। अगर उल्टा ग्राफ हो, ऐसे वाला ग्राफ हो, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर तो धीरे धीरे कम हो रही है और बाद में एकदम तेजी से ज्यादा कम होने लगी। लेकिन जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बहुत, उसकी जो दर है वो कम हो जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी तो कम होती जाती है, लेकिन वो बहुत तेजी से कम होती है। तो शुरू में तेजी से कम होती है, फिर धीरे धीरे कम हो रही है। इस कारण ये ओरिजिन की ओर कॉन्वेक्स होती है।
उसके बाद ये आपस में कभी काटती नहीं है, क्योंकि ये संतुष्टि का दर अलग है, यहाँ पे प्राइसेस और कीमत अलग थे, यहाँ पे प्राइस और कीमत अलग थे, इसलिए ये आपस में कभी काट नहीं सकती, क्योंकि तीनों पर संतुष्टि का मान अलग अलग है। क्योंकि अगर हम एक रेखा देखें यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 10 वस्तुएं खरीद सकता है बी वाली, यहाँ पे खरीद पाएंगे 5 और यहाँ पे खरीद पाएंगे 15। तो ये बिंदु जो है वो दर्शाता है कि हम 15 ए खरीदेंगे और 10 बी खरीदेंगे, जबकि यहाँ पर 5 ए खरीदेंगे 10 बी खरीदेंगे। तो ये अलग अलग संतुष्टि के लेवल है। यहाँ पे संतुष्टि अपने को मिल जाती है 5 ए और 10 बी के अंदर, यहाँ मिलती है 15 और 10 के अंदर। तो ये बिंदु एक कभी भी नहीं हो सकते। चलिए जल्दी से रैप अप करते हैं। इसके बाद ऋणात्मक ढलान के बारे में हमने बात कर ली, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन के बारे में बात कर ली, नेवर टचेस और इंटरसेक्ट, ऊंचा वक्र, संतुष्टि का ऊंचा स्तर, जो हमने कहा था कि जो ऊपर वाली है यहाँ पे संतुष्टि ज्यादा होगी, ये भी हम कर चुके हैं। वक्र एक्स या वाई को नहीं छूती। तो ये है प्रिंसिपल प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसके बाद उपभोक्ता संतुलन क्या होता है, इष्टतम उपभोग बिंदु क्या होता है, और उपभोक्ता का एकदिष्ट अधिमान, इन सबको हम करते हैं एक ग्राफ के जरिए। एक ग्राफ से सारी बातें समझ आ जाएगी। तो हमने जो इतनी सारी चीजें पढ़ी उनका यूज क्या है। अब आप देखिए, जो बजट लाइन थी ऐसे वाली बजट लाइन, ये हमें क्या बताती थी कि कोई पर्सन कौन कौन सी वस्तुएं खरीद सकता है उसकी आमदनी के अंदर। तटस्थता वक्र इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बताता है कि किन वस्तुओं के संयोग से, किस सेट से उसे बराबर संतुष्टि मिलती है, बराबर संतुष्टि। तो ये वो बिंदु है जहां पर उसको संतुष्टि बराबर मिलती है। इनमें से वो कोई भी खरीद सकता है, जैसे कि 10 संतरे और 1 सेब, या 4 संतरे 4 सेब, यहाँ पे जो भी बीच में थे आइटम्स आपको याद होंगे, इनमें से कोई भी खरीद सकता है। लेकिन हो सकता है कि 10 संतरे और 1 सेब महंगे पड़ते हो, ये वाला सस्ता पड़ता हो, उसके बजट में ना आते हो। तो जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये चीज बनती है। इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु हैं, ये बिंदु, ये बिंदु, ये सारे कॉम्बिनेशन है वो खरीद सकता है, क्योंकि उसकी आमदनी में आते हैं। इस रेखा के ऊपर जो बिंदु है वो सारे खरीद नहीं सकता, लेकिन उसके ऊपर संतुष्टि उसको बराबर मिलती है। तो जहां पर ये मिल जाते हैं, ये बिंदु बनता है Q। यहां पर उपभोक्ता का संतुलन होता है। संतुलन का मतलब अपनी आमदनी में वो ऐसी वस्तुएं खरीद सकता है जो इसको अधिकतम संतुष्टि प्रदान करती है। अधिकतम संतुष्टि याद रखना। और इसी कर्व को या इसी टूल को या इसी बिंदु को हम बोलते हैं कि उपभोक्ता यहाँ पर संतुलन में है। और इस बिंदु को बोला जाता है ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट। देखो, यहां भी उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है, लेकिन इस वस्तु को, वो इस कॉम्बिनेशन को, मान लीजिए ये 10-1 वाला कॉम्बिनेशन है, इसको वो खरीद नहीं सकता, क्योंकि बजट लाइन यहां तक ये लो करती है। इसको वो नहीं खरीद सकता। वो खरीद सकता है इस रेखा के ऊपर, और जहां पे ये टच हो गए तो वो बिंदु खरीद भी सकता है। मान लीजिए कोई कर्व यहां पर है, ये संतुष्टि कर्व है, और इसकी बजट लाइन यहां पर है। ये वस्तु इसको संतुष्टि तो बहुत देती है, लेकिन इनको वो खरीद नहीं सकता। तो संतुलन कहां से आएगा। यहाँ पे मान लीजिए वो बात करता है अनार की, सेब और सेब की। अनार और सेब के कॉम्बिनेशन उसकी जो कमाई है उसके अंदर नहीं आते, लेकिन संतरे और सेब वो खरीद सकता है कुछ ना कुछ। तो ये बात होगी। तो जहां पर ये बिंदु, ये दोनों जो वक्र हैं, जो कर्व में वो टच करती है, उसे इष्टतम उपभोग बिंदु कहा जाता है। ऑप्टिमम कंजप्शन पॉइंट, जहां पर वो अपनी आमदनी से
अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इसके बाद एक पॉइंट और बचता है जिसे हमने नाम दिया था, अगर आप देखें तो, उपभोक्ता का एकदिष्ट अधिमान। एकदिष्ट अधिमान का क्या मतलब है? मान लीजिए ये बजट लाइन है और उपभोक्ता ये बिंदु देखिए, ये बिंदु मान लीजिए टी है, यहां पर वो खरीद सकता है 5 वस्तुएं ए की और 3 वस्तुएं बी की। मान लीजिए ये यहां पर ये है, मान लीजिए 3 और ये वाला पॉइंट है 2। जब इस बिंदु के ऊपर वो आता है तो यहां वो क्या खरीद पाएगा? 5 और 2, ये पॉइंट 5 और ये पॉइंट 2। तो जब ऐसी बात आ जाए, इसको भी खरीद सकता है वो, क्योंकि ये संभाव्य क्षेत्र के अंदर है, और इसको भी खरीद सकता है। जब पहली वस्तु की 5 और दूसरी की 3 भी खरीद सकता है, पहली वस्तु की 5 और दूसरी की 2 भी खरीद सकता है, और दोनों इसको संतुष्टि बराबर देती है। अगर इसकी यहाँ पे कीमत होती तो ये संतुष्टि बराबर देती। तो पर्सन क्या चाहेगा? ज्यादातर ये खरीदना चाहेगा कि अगर उसको एक एक्स्ट्रा मिल रही है दूसरी वस्तु तो क्या है, उसको संतुष्टि इससे पूरी मिल रही है। 5 और 2 खरीदता है, उससे भी उसको पूरी संतुष्टि मिल रही है। लेकिन अगर उसकी आमदनी में 5-3 आती है तो वो उसको लेना चाहेगा। इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। वो ज्यादा वस्तुएं खरीदना चाहता है, चाहे उससे कम में उसे संतुष्टि मिल जाए। तो अपना चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करता हूं थोड़ा लंबा हमने जरूर किया है, लेकिन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप कुछ समझ नहीं आया है, आपको लगता है कि ये कुछ टॉपिक रह गया है, तो आप मुझे दोबारा बोल सकते हैं। काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान शब्दों में मैं बता सकूं। तो धन्यवाद। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।